जो है वो इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ऑलरेडी इसकी डिस्कशन पढ़ रहे हैं, हम जनरल ओवरव्यू लेंगे इसका। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ फेजेस हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ फेजेस में इसको आपके अंदर ब्रेक डाउन करके एक प्रोजेक्ट को आप छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि वो ज़्यादा मैनेजेबल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए और जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी का पहलू है वो कम से कम हो जाए, तो हम उसको छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अपने स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल्स हैं, वो स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो कॉमन इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, कुछ के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कॉमन यूज़ करते होते हैं। और जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स हैं ये बेसिकली डिफाइन करते हैं कि काम ने कैसे होना है हर फेज के अंदर, और हर फेज की कंप्लीशन के बाद जो डिलीवरेबल होगी वो क्या होगी। तो ये जो फिर जैसे हमने कहा कि हर फेज के बाद कोई ना कोई उसमें से एक डिलीवरेबल निकलती है, और उसमें डिलीवरेबल को हम कह रहे हैं कि वो कोई एक प्रोडक्ट हो सकती है, वो सर्विस हो सकती है जो हमने प्रोड्यूस करनी है उस प्रोजेक्ट में से। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है और कंट्रोल किसका होगा, अप्रूवल कैसे देनी है, तो ये सारा का सारा काम इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि अर्ली फेजेस के अंदर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जो रिसोर्सेज हैं उनको छोटे लेवल के ऊपर, पहले छोटे लेवल से स्टार्ट किया जाता है और फिर हाईएस्ट लेवल की तरफ लेके जाया जाता है। और इसके अंदर ये इसलिए भी किया जाता है ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये आप दिखा सकें कि बेसिकली इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इसमें से बन के निकलेंगी, इसकी क्या आउटपुट होगी। तो इस व्यू पॉइंट से भी आप चीज़ों को जो है वो उसको डिवाइड डाउन करते हैं। और जो इसकी डिवीजन होती है प्रोजेक्ट की ओवरऑल, वो कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट को डिफरेंट फेजेस के अंदर करने की कोशिश करते हैं। जो अर्ली फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट के, उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम से कम इस्तेमाल हो रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपकी प्लानिंग चल रही होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग चल रही होती है और उसका एनालिसिस चल रहा होता है। और यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी का लेवल है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने चीज़ें प्रॉपर कैलकुलेट नहीं की, अगर आपने प्लान अच्छे से नहीं किया, अगर आपकी फिजिबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट के अंदर डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट प्रोबेबल कि जो प्रोडक्ट बनेगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और इसके अंदर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स की जो है ना वो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए कि वो इन्फ्लुएंस कर सके प्रोजेक्ट को, वो अपनी इनपुट दे सकें और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो चीज़ों को मॉडिफाई करवा सकें। जब अर्ली फेजेस से प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो मिडल लाइफ साइकिल के अंदर दाखिल होता है, तो यहाँ पे जो सर्टेनिटी ऑफ कंप्लीशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो पहले फेज से निकल आया। अब इसका मतलब है चीज़ें काफ़ी हद तक स्टैब्लिश हो चुकी हैं, अब चीज़ें जो है ना वो स्मूथ होना शुरू हो गई हैं, और जो उसके अंदर वो प्रोजेक्ट जो है ना वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे आके आपको ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं कंप्लीशन के लिए। तकरीबन सभी टीमें जो हैं वो अपना अपना काम जो है वो करना शुरू कर देती हैं। फिर इसका जो थर्ड पार्ट होता है, फाइनल फेज होता है प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल का, उसके अंदर ज़्यादातर फोकस होता है कि जो चीज़ें शुरू में इस्टेब्लिश की गई थी क्या उसी के मुताबिक ये प्रोडक्ट बनी है कि नहीं। वहाँ पे आप वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनको अप्लाई करते हैं, और अल्टीमेटली जब वो प्रोडक्ट बन जाती है तो आप स्पॉन्सर से अप्रूवल लेते हैं प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के ऊपर कि वो किस हद तक उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनी है। तो कहते हैं कि ये कुछ जेनेरिक से फेजेस होते हैं, ट्रेडिशनल जो लाइफ साइकिल होते हैं उनके, इनको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक जो पहला हिस्सा है उसको हम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी कहते हैं और दूसरे हिस्से को प्रोजेक्ट एक्विजिशन कहते हैं। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट के अंदर प्रोजेक्ट को कंसीव किया जाता है, उसका कंसेप्चुअल पार्ट होता है। कंसेप्चुअल पार्ट के अंदर जहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाता है, तो कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि उसका बिजनेस केस पहले बनाने की कोशिश की जाती है कि ओवरऑल
इसके ऊपर कितने रिसोर्सेज लगेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स इन्वॉल्व है। तो पूरा एक बिजनेस केस बनता है, कौन कितने पोटेंशियली लोग इसके ऊपर रिक्वायर्ड होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी और कितना इसमें से हमें पोटेंशियली फ़ायदा होने जा रहा है और इसके ऊपर रिटर्न हमें कितनी मिलने जा रही है। तो बिजनेस केस बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है और प्रिलिमिनरी कास्ट एस्टिमेशंस की जाती हैं। और उसके बाद इसके अंदर जितने भी पॉसिबल जो प्रोडक्ट्स बननी है, इसके जितने पार्ट्स बनने हैं, उसको आप दो लेवल के अंदर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की सूरत में बना लेते हैं। कॉन्सीव करने के बाद फिजिबिलिटी को फिर आप उसको डेवलपमेंट पोर्शन के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनता है उसका प्रॉपर, कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है ओवर द टाइम, रिसोर्सेज इसके ऊपर कितने लगते हैं, और फिर आप उसको बजट एलोकेशन, उसकी बजट एस्टिमेशन करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे प्रिलिमिनरी कास्ट के अंदर तो आपने एक जनरल सी उसको कास्ट एलोकेट कर दी या कंसीव कर दी, एक टेंटेटिव सी कास्ट उसको एलोकेट कर दी। लेकिन यहाँ पे अब आप थोड़ा सा डिटेल उसकी बजट एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं और फर्दर जो है अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर उसको इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसको 3+ लेवल के ऊपर, यानी कि फर्दर उसको लेवल्स के अंदर, सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। डेवलपमेंट पार्ट के बाद आप उसको, उसकी एक्विजिशन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, उसकी एक्चुअल वर्किंग, उसकी जो वहाँ से प्रोडक्ट का निकलना, आउटपुट का निकलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे लफ्जों में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है वर्क पैकेजेस की। वो जो वर्क पैकेजेस आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स के अंदर बनाए थे छोटे छोटे, अब उनकी एग्जीक्यूशन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि कितनी डेफिनेटिव कास्ट इसके ऊपर लग रही है। बाज़ का चीज़ें जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चली जाती हैं, बहुत कुछ जो है वो अर्ली पे ख़त्म हो जाएंगी लेस रिसोर्सेज के साथ भी, ठीक है जी। बाज़ का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले लेती हैं या एक्स्ट्रा पार्ट भी ले लेती हैं। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट अमाउंट ऑफ कास्ट जो उसके ऊपर लग रही है वो मिलना शुरू हो जाती है। फिर आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह इसमें से बनाते हैं कि लोगों ने कितना काम किया या जितना हमने इसको प्लान किया था अर्ली, उसके मुताबिक ये हमारा शेड्यूल कितना फॉलो हुआ और कितना अर्ली हमने किया या कितना हमने जो है वो चीज़ें डिले में जा रही हैं। एंड फाइनली जब आप ये इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो चुकी है तो क्लोजिंग आउट फेज शुरू हो जाता है। क्लोजिंग आउट फेज के अंदर आप काम को अपने की कंप्लीशन का जो है वो पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद जब आप काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो लेसन लर्न, जो भी आपने उसके अंदर लेसन लर्न किए हैं एज आ ऑर्गेनाइजेशन, वो आप डॉक्यूमेंट की सूरत में उसको बनाते हैं ताकि फ्यूचर में काम आए। और फिर फाइनली आप उसको कस्टमर एक्सेप्टेंस के लिए दे देते हैं। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स आती हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पे आपके पास ये लाइफ साइकिल्स बनते हैं, आप इसी तरह से प्रोजेक्ट्स के लिए आप बनाते हैं, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको भी कहते हैं कि रिक्वायर्ड होता है कि उस कंप्लीशन के लिए उसका एक अपना लाइफ साइकिल हो। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चाहे वो कोई एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्लीकेशन हो, या इंडस्ट्री के अंदर कोई ऑटोमोबाइल बन रही हो, तो कहते हैं कि ये इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स को भी डेवलप करने के लिए आपको उसका एक लाइफ साइकिल पहले डिसाइड किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक पार्ट नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो वो तकरीबन पूरा एक कंपनी के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ कोऑर्डिनेटेड छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिल के उसकी कंप्लीशन के अंदर अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल की हमने बात की कि कहीं पे उसका जो है वो इंजन की असम्बली का काम हो रहा है, कहाँ कहीं पे उसकी जो है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम हो रहा है, तो कहीं पे उसकी जो है वो बाकी पेंट स्टफ हो रहा है एक्सेट्रा। तो इस किस्म की प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए आपको कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स की सूरत में काम करना होता है। तो जस्ट लाइक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। खास तौर पे जो आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को, जो कि एक नए सॉफ्टवेयर की सूरत में सामने आती हैं या हार्डवेयर की सूरत में। जब भी वो नए प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं तो उसमें से जो प्रोडक्ट निकल रही होती हैं वो एक नए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क की सूरत में, या रिसर्च रिपोर्ट की सूरत में, या कोई एक ट्रेनिंग सेशन की सूरत में एक नए सिस्टम के तौर पे आपको मिल रही होती हैं।
जो लोग इनको बना रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक फेमिलियर होते हैं ऑलरेडी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के साथ कि इसको सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना है। तो बहुत सारे जो लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर वो आर्ग्यू करते हैं कि जी डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ट्रेडिशनली अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है, वो उसके मेथड्स को उसकी अप्रोचेस को वो अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं या उनको बनाने के लिए जो एक सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है तो उसको हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, SDLC। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? ये पूरा एक फ्रेमवर्क है जो कि डिस्क्राइब करता है उसके अंदर जितने भी फेजेस इन्वॉल्व हैं उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए, जो कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़े हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो मॉडल्स हैं इनको हम प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल्स भी कहते हैं। प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल के अंदर जो पहले से काफ़ी हद तक जो चीज़ें होती हैं वो प्रिडिक्टिव होती हैं, उनका स्कोप पहले हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करते हैं प्रॉपर, उसके अंदर क्लियरली हम उनको आर्टिकुलेट करते हैं, पहले उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है, उसकी कास्ट उसको एलोकेट की जाती है, यानी कि काफ़ी हद तक जो चीज़ें इसके अंदर वो प्रिडिक्टेड होती हैं पहले से, तो इसलिए हम इसको प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल कहते हैं। जबकि जो दूसरी टाइप का लाइफ साइकिल है उसको हम एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल भी कहते हैं। तो जो एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ASD है, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं होती। प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादातर मिशन ड्रिवन होते हैं, कंपोनेंट बेस्ड होते हैं या टाइम बेस्ड होते हैं, जहाँ पे आपको एक मखसूस टाइम के अंदर टारगेटेड को अचीव करना होता है। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म की लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जो प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल मॉडल्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है कि ये वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। तो वाटरफॉल के अंदर वेल डिफाइंड लीनियर स्टेजेस ऑफ सिस्टम्स होती हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट क्लियर होती हैं, जब फिर उसके बाद जो है वो आप इस सिस्टम को एक टाइटली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। और नॉर्मली ये जो लार्ज स्केल किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कम्प्लेक्सिटी ज़रा ज़्यादा होती है, कास्ट का एलिमेंट ज़रा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी चीज़ों को पहले इस्टेब्लिश करने के ऊपर रिक्वायरमेंट की सूरत में, और फिर हम एक प्रिडिक्टिव वे के अंदर उसको एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं। उसके लिए सबसे क्लासिकल जो है वो वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल इस्तेमाल होता है। फिर इसी की दूसरी फॉर्म है स्पाइरल लाइफ साइकिल मॉडल, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिफाइनमेंट्स के बाद जो है वो वाटरफॉल को हम अप्लाई करते हैं, और ख़ास तौर पे जो लार्ज गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर छोटी छोटी आइट्रेशन या स्पाइरल्स जो हैं वो हम इस्तेमाल जो है वो अप्लाई करते हैं कंपैरेटिवली लीनियर अप्रोच पे, जो कि वाटरफॉल के अंदर होती है। यहाँ पे जहाँ पे भी हमें सूटेबल चेंजेस करनी पड़ती हैं वो हम किसी भी थोड़ी सी रीजनेबल कास्ट बढ़ाने के साथ या जो टाइम डिलेज हैं उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपने शेड्यूल के अंदर हम इसके अंदर अकोमोडेट कर लेते हैं इसमें। और फिर जो इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं इसके अंदर आप प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर की, जहाँ पे आप छोटी छोटी रिलीजेस के अंदर सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ख़ास तौर पे जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इस जो टर्म टेक्नोलॉजी है या इसको लाइफ साइकिल मॉडल है इसको इस्तेमाल करती है, जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस के अंदर वेरिएंट्स के अंदर सॉफ्टवेयर को बना के देती है। पहले एक उसका बेसिक वर्जन देती है, फिर उसी को ही डेवलप करते करते जो है वो एक फुल फ्लैज या इम्प्रूव उसको करते रहते हैं। तो इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल मॉडल भी है। फिर प्रोटोटाइप लाइफ साइकिल मॉडल भी है, जहाँ पे आप डेवलपमेंट करते हैं प्रोटोटाइप्स की यूजर रिक्वायरमेंट की मदद से, और पहले एक उसकी प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उस प्रोटोटाइप को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी जो है वो फुल फ्लैज वर्किंग एक प्रोडक्ट को जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है। फिर
रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को तेज़ी के साथ बनाने की कोशिश करते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो बिना क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किए आप जो है वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉफ्टवेयर्स को बनाने की कोशिश करते हैं। लाइफ साइकिल, इस किस्म के लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो एग्जांपल्स हैं इसकी के जहाँ पे आप जॉइंट रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं, लोगों को बुला के जो स्टेक होल्डर्स हैं खास तौर पे उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है रेड किस्म के लाइफ साइकिल के अंदर। इसी तरह से जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन भी किया जाता है कि अगेन वो लोगों को बुला के इन्वायरमेंट के अंदर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मीटिंग की जाती हैं और कलेक्टिवली उस काम को जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद ये वो एग्जांपल है वाटर और स्पाइरल की है कि जहाँ पे आप लीनियर के बजाय चीज़ों को छोटी छोटी आइट्रेशंस के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर जो इनसे दूसरी टाइप है जिसको हमने एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कहा है, उसके अंदर जो सबसे कॉमन एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं होती और आपके पास फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है इस किस्म की कि आप लेस स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास रैपिड डेवलपमेंट जो है वो जल्दी जल्दी आप कोड करते हैं, एवेल्युएट करते हैं इंटायर सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को, और बजाय आप चीज़ों को प्लान वगैरह करने के आप डायरेक्टली उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं और उसके बेसिक आइडिया यूज़र से लेने के बाद उसको कोड करना शुरू करते हैं ताकि एक जो वर्किंग प्रोडक्ट है छोटी सी पहले वो बना के उसको दिखा दी जाए। तो इसको डिटेल में तो हम आने वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट फेजेस एंड मैनेजमेंट रिव्यूज। तो जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं इसके अंदर उसमें कहते हैं कि कम्प्लेक्सिटी जाहिर है कि बहुत ज़्यादा होती है और उनकी अपनी कम्प्लेक्सिटी और इम्पोर्टेंस होने की वजह से बहुत सारे जो आईटी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं वो काफ़ी टाइम लेती हैं रिव्यू होने के लिए किसी भी एक फेज के ऊपर। तो कोई भी जो प्रोजेक्ट शुड सक्सेसफुली पास थ्रू ईच ऑफ द प्रोजेक्ट फेज इन ऑर्डर टू कंटिन्यू ऑन टू द नेक्स्ट। ऑफ कोर्स उसको हर एक प्रोजेक्ट फेज में से गुजरना पड़ेगा ताकि वो अगले जो उसका फेज है उसके अंदर एंटर हो सके। आई दफ़ा जो है उसको रिव्यू भी करवाया जाता है लोगों से, खास तौर पे हायर मैनेजमेंट से। जब हायर मैनेजमेंट उसको रिव्यू करती है और उसको ओके करती है तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ को आप फेस एग्जिट या किल पॉइंट्स भी कहते हैं। ये हमेशा जो है वो अकर होते हैं आफ्टर ईच फेज टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, लाइकली सक्सेस एंड कंटिन्यूस कंपैटिबिलिटी विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जहाँ पे वो फिर हायर मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि ये कितना अच्छा बना है और ये जो दूसरे इवेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये उनके साथ कितना अच्छा कोऑर्डिनेटेड है। इसी चीज़ को कंक्लूड किया गया है कि व्हाट वेंट राइट के अंदर कि कहते हैं कि जो रियल इम्प्रूवमेंट है दैट आई सा इन आवर एबिलिटी इज द वर्ड्स ऑफ थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने कहा था कि जो रियल इम्प्रूवमेंट है जो मैंने देखी है वो हमारी एबिलिटी है कि जहाँ पे हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पे जाके हमने उस एफर्ट को जो है वो ख़त्म कर देना है। When to stop beating a dead horse. Addison's key to success was that he failed early often, but as he said, he could recognize a dead horse before it started to smell. कि बजाय इसके कि आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते रहें, गैर जरूरी एफर्ट अपने रिसोर्सेज लगाते रहें, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ तक उसके ऊपर ट्राई करनी है और उसके बाद फिर उसको छोड़ देना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ख़ास तौर पे कहते हैं कि बहुत दफ़ा जो ऐसे होता है कि लोग गैर ज़रूरी तौर पे डेड हार्सेस को बीट करते रहते हैं जो कि फेलियर प्रोजेक्ट की सूरत में आते हैं अ लॉन्ग टाइम बिफोर वी गिव अप। बजाय इसके कि हमें पहले छोड़ देना चाहिए, लोग उसके ऊपर लगे रहते हैं और अल्टीमेटली पैसा ज़ाया करके जो है वो छोड़ते हैं उसको। But what we are seeing now is that we are able to get off them, able to reduce cost overrun and time overrun. लेकिन अब जो है वो नई टेक्निक की मदद से अब ये पॉसिबल हो पाया कि लोग जो है वो पहले से ही कॉस्ट ओवररन या टाइम ओवररन
जो है वो उसको कम करना शुरू कर दिया है मुख्तलिफ तरीकों से। दैट्स वेयर द मेजर इम्पैक्ट केम ऑन द सक्सेस रेट। यही वो वजह है कि चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होना शुरू हो गई हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिंटन Ventures Incorporate use an executive steering committee to help keep project on track। वो एक एग्जेक्टिव स्टीयरिंग कमेटी उनकी एक बनी हुई है जो कि देखती रहती है कि कौन से प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईटी प्रोजेक्ट्स, जो कॉन्टेक्स्ट है ये भी क्रिटिकल इम्पैक्ट डालता है कि जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो कितनी इफेक्टिव होगी किसी भी पर्टिकुलर लाइफ साइकिल की प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं इम्पैक्ट कर रहे होते हैं आईटी प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। इसके अंदर उसकी नेचर ऑफ प्रोजेक्ट भी है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स भी है और डाइवर्स नेचर ऑफ टेक्नोलॉजीज है। यानी कि ये तीन मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के अंदर। लोग किस किस्म के हैं, नेचर ओवरऑल क्या है उस प्रोजेक्ट की, डाइवर्सिटी का लेवल क्या है और टेक्नोलॉजीज किस तरह से इन्वॉल्व है उसके अंदर। कहते हैं कि जो आईटी प्रोजेक्ट्स हैं दे कैन बी वेरी डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ साइज।
है वो स्पेशलाइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड थी। तो इस वजह से कहते हैं ये जो फास्ट पेस इन्वायरमेंट चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी के व्यू पॉइंट से, तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आईटी प्रोजेक्ट्स को किस तरह से डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट ट्रेंड्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। इन रीसेंट ट्रेंड्स के अंदर जो बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं पिछले टाइम के अंदर, उनमें ग्लोबलाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है और वर्चुअल टीम्स है और एजाइल डेवलपमेंट है, जो कि किसी न किसी लेवल के ऊपर जाके डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि वो उसको अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सके। ग्लोबलाइजेशन को हम आगे अगली स्लाइड के ऊपर कंप्लीट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे बेसिकली जो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वर्ल्ड के जो है वो चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। तो ग्लोबलाइज हो रही हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी, टीम्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसी तरह बात का चीज़ों को आउटसोर्स किया जाता है कि आउटसोर्सिंग के अंदर जैसे ग्लोबलाइजेशन में हमने कहा, पहले ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके एडवांटेजेस वगैरह की बात आएगी अगली स्लाइड के ऊपर कि कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। 2014 के अंदर 1.3 बिलियन पीपल जो है वो फेसबुक या इस तरह के दूसरे सोशल मीडिया टाइप की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। अब इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इन चीज़ों के ऊपर कि लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हैं इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। इवन जो एप्पल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने भी US से बाहर अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे चाइना, इंडिया या इस तरह की छोटी तो नहीं कह सकते, बड़ी इकोनॉमीज़ के अंदर, कि जहाँ पे उनको ज़्यादा सस्ते लोग जो हैं वो मिल जाते हैं और जो रॉ मटेरियल है वो भी सस्ता मिल जाता है और वहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो भी कम है, जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा की तरफ जा रही है कंपनीज। आउटसोर्सिंग में ये होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन बाहर किसी चीज़ को आउटसोर्स करती हैं, बाहर से आउटसोर्स करती हैं और एक्वायर करती हैं गुड्स को या सोर्सेज को बाहर की दुनिया से, या अपनी कोई प्रोडक्ट बनवाती हैं। इसी तरह ऑफशोरिंग भी इसी के पर्सपेक्टिव में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है आउटसोर्सिंग के अंदर, जहाँ पे आप ये कहते हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर चीज़ों को बनवाना, प्रोडक्ट्स को बनवाना, तो उसको ऑफशोरिंग कहा जाता है। क्योंकि पिछले थोड़े से टाइम के अंदर ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर टैक्सेस वगैरह की बहुत ज़्यादा, या वहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन है वो इतने ज़्यादा हाई हैं कि लोगों के लिए उनको मैनेज करना और उसके जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करना वेस्ट के अंदर मुश्किल हो जाता है। वो क्या करते हैं कि फिर ज़्यादातर अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आउटसोर्स कर देते हैं। इंटीग्रेशन वहीं पे है, वहीं पे जो स्टैम्प है, जो टैग है उनका, वो मेन के चल रहा है, लेकिन वो चीज़ें किसी दूसरे कंट्री से सस्ती बनवा लेते हैं। तो उसके लिए फिर जाहिर है कि वर्चुअल टीम्स भी काम कर रही होती हैं। वर्चुअल टीम ऐसे एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जो कि मुख्तलिफ टाइम स्पैन के अंदर, मुख्तलिफ टाइम जोन्स के अंदर या मुख्तलिफ स्पेस के अंदर बैठे हुए वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर लास्टली जो है वो प्रोजेक्ट एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम हो रहा है। जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज या सजेशंस हैं रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, इसके साथ जो मेजर इश्यूज हैं वो कम्युनिकेशन है, क्योंकि लोग डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर काम कर रहे हैं बैठ के, कनाडा के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूजली, या अमेरिका के अंदर जब वहाँ पे रात होती है तो यहाँ पे दिन होता है। तो ये मुख्तलिफ या एटलीस्ट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट जो है वो टाइम जोन होता है, तो जिसकी वजह से लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए कहते हैं कि चूंकि लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में बैठे हुए हैं और वो मुख्तलिफ ज़ुबानें इवन बोलते हैं और उनके कल्चरल बैकग्राउंड एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनके हॉलीडेज मुख्तलिफ टाइम के ऊपर आते हैं, तो इसलिए जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी खासी जो है वो एक प्रॉब्लम है कि टाइमली मैनर के अंदर कैसे की जाए। और फिर उसके बाद ट्रस्ट एक जो है वो डिफरेंट एलिमेंट है कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर बैठे हुए लोगों के दरमियान ये
ट्रस्ट पैदा करना कि उनके दरमियान कोई डिफरेंसेस नहीं है किसी भी किस्म की। फॉर एग्जांपल वहाँ पे गोरे हैं और यहाँ पे हम लोग अगर बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये जो ट्रस्ट लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड के ऊपर रख के प्रोफेशनली काम किया जाए ताकि एक ट्रस्ट डेवलप हो सके टीम के अंदर। और फिर जो कॉमन वर्क प्रैक्टिसेस हैं उसका इशू होता है, क्योंकि डिफरेंट पार्ट के अंदर रहने वाले लोगों की जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इवन कंप्यूटर के हिसाब से टेक्नोलॉजी को ले लें, सॉफ्टवेयर्स को ले लें, कि लोगों की अपनी अपनी जो है वो कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं, या जो कम्युनिकेशन के जो मॉड्स होते हैं वो डिफरेंट लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो कॉमन वर्क प्रैक्टिसेस हैं उनको वो एक मेजर इशू रहता है। और जो टूल्स हैं इवन वो ग्लोबली जो है मुख्तलिफ लोग यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिकेशन के लिए जूम जैसे आजकल इस्तेमाल हो रहा है, कोई स्काइप इस्तेमाल करता है, कुछ लोग जो गूगल डॉक्स इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया एलिमेंट्स को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं आपस में। तो आप कुछ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ हो सकते हैं, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने डेवलप किए हुए हैं, जैसे IBM वगैरह ने, ऑरिकल ने, या सैप ने, या माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अपने जो है वो स्पेशलाइज्ड टूल यूज़ करते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके लिए जो सजेशन है ग्लोबलाइजेशन के लिए वो ये है कि आप एम्प्लॉय करें ग्रेटर प्रोजेक्ट डिसिप्लिन को। ग्रेटर प्रोजेक्ट डिसिप्लिन से मुराद ये है कि जितनी भी उसके अंदर जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट डिसिप्लिन है उसकी बजाय जो ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं उनको एम्प्लीफाई किया जाए, कि जो आपने स्टैंडर्ड्स रूल्स रखे हुए हैं कम्युनिकेशन के, वर्किंग के, कोलैबोरेशन के, उन्हीं को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए, प्रोजेक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए। थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। लोगों के जैसे हमने कहा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं, जुबानें डिफरेंट हैं, बोलने का, एक्ट करने का तरीका डिफरेंट है, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए उस सारी चीज़ों को देखें, उनके वर्किंग एटीट्यूड को सामने रखते हुए आप वो अपने डिसीजंस लें, लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड्स रूल्स कंपनी के हैं उसी को ही फॉलो करवाया जाए, एक्ट लोकली, उसी के मुताबिक काम किया जाए। की प्रोजेक्ट मोमेंटम गोइंग, कि जो भी आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक अपनी टाइमलाइन बनाई हुई है उसको हमेशा फॉलो किया जाए, टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज, टाइमलाइन के ऊपर कंप्रोमाइज ना किया जाए। यूज न्यूअर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, अगर कोई चीज़ें इमर्ज हो रही हैं नई से नई तो उनके ऊपर जो है वो फोकस किया जाए। आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिमेन कॉम्पिटिटिव बाय यूजिंग आउटसोर्सिंग टू देयर एडवांटेज सच एज फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि वहां पे रहते हुए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है उनका। इवन जो उन्हें फ्यू मिलियन डॉलर्स के अंदर कोई चीज़ पड़ रही है और वो हो सकता है कि फ्यू लाख के अंदर उनको यहाँ से जो साउथ ईस्ट एशिया से या इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ से वो चीज़ उसी रेट के ऊपर मिल जाए, तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वहाँ पे वो स्पेशली उसके लिए प्रोग्रामर्स हायर करें और पूरी टीमें हायर करें, वही काम उनको यहाँ से बड़े आसानी से हो जाएगा। यही वजह है कि आजकल आउटसोर्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमारे लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। देयर नेक्स्ट चैलेंज इज टू मेक स्ट्रेटेजिक IT इन्वेस्टमेंट विद आउटसोर्सिंग बाय इम्प्रूविंग देयर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर टू इंश्योर दैट IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस प्रोसेसेस आर इंटीग्रेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। फिर उसके अंदर ये भी मेक श्योर करना कि जो स्ट्रेटेजिक IT इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह से यूज़ किया जाए इम्प्रूव करने के लिए एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को, ताकि जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो इंटीग्रेटेड और स्टैंडर्डाइज वे में काम करते रहें। कि अगर एप्पल का या माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड ऑफिस है वो वहाँ पे है और यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लेट्स से चाइना के अंदर, तो वो इसके अंदर भी कहते हैं कि वो फिर देखते हैं आउटसोर्सिंग के अंदर कि कैसे इंश्योर किया जाए जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो इंटीग्रेटेड वे के अंदर ही काम करें। तो आजकल जो है वो कहते हैं IT प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्सिंग के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं और वो ज़्यादातर दूसरे ममालिक के अंदर ही बन रही हैं चीज़ें। तो इससे उन्हें फ़ायदा भी हो जाता है कि बाज़ का जो काम ज़्यादा दिनों में होना है वहाँ पे रहते हुए वो हो सकता है कि ज़्यादा वर्क फोर्स अप्लाई करके उसी काम को वो जल्दी जल्दी करवा के तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी वो ले लेते हैं दूसरों के ऊपर। इससे उनका ज़ाहिर है कि पैसा भी बाज़ का बच जाता है और
इससे उन्हें बहुत सारे दूसरे फायदे भी हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बिकम मोर फेमिलियर विद नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर आउटसोर्सिंग इश्यूज। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो फिर उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे निगोशिएट करना है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, या आउटसोर्स करने के जितने भी बाकी दूसरे मैटर्स हो सकते हैं उनको कैसे डील करना है। फिर जो ग्लोबल इश्यूज हैं इस तरह की चीज़ों के अंदर, आउटसोर्सिंग के अंदर, जहाँ पे आउटसोर्सिंग हैज़ आल्सो, जहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल बेनिफिट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन चाइना, बट इट हैड अ बिग प्रॉब्लम there after its iPhone 4s launch in January 2012 caused fighting between migrant workers who were hired by scalpers to stand in line to buy the phones। तो बाज़ का फिर इस तरह की भी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि लोग जो है वो कहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास बनी है तो हमें क्यों नहीं मिल रही, चाइना के अंदर ये क्यों नहीं अवेलेबल। पहले वो चाइना के अंदर उन्होंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी थी कि ये नहीं बेचनी। तो इस तरह की जो ऑन एंड ऑफ इनके बीच में जो टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग की वजह से डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं इनको, कि कंपनीज के ऊपर बाज़ बात वो उन्होंने कहते हैं कि खास तौर पे व्हेन एप्पल सेड इट वुड नॉट ओपन इट्स स्टोर इन बीजिंग, riots resulted and people attacked security guards. The Beijing Apple store has had problem before. In May 2012, 4 people were injured when a crowd waiting to buy iPad 2 turns ugly। कि लोगों ने जो है वो उसके ऊपर दावा बोल दिया था उनके स्टोर के ऊपर, कि पहले तो ये कि वो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कि फलां जगह पे खोलना है, फलां जगह पे नहीं, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा नहीं बेचनी हमने। उसके अंदर बहुत सारे उनकी भी स्ट्रेटजिक रीजंस होती हैं, वो पहले अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर चीज़ों को बेचना चाहते हैं, वहाँ से वो पैसा कमाना चाहते हैं, फिर वो दूसरी मार्केट्स के अंदर चीज़ों को लेके आना चाहते हैं। तो आउटसोर्सिंग के कहते हैं कि इस तरह के मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं। वर्चुअल टीम्स के क्या एडवांटेजेस है? वर्चुअल टीम्स जो है वो की वजह से इंक्रीज होती है कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस बाय हैविंग अ टीम ऑफ वर्कर्स अवेलेबल 24/7 के, जैसे डिफरेंट टाइम जोन की वजह से। तो अगर इस तरह से उन्होंने अपनी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर टीम्स रखी हुई हैं जिनका टाइम जोन कुछ इस तरह के, एक जगह पे अगर रात है दूसरी जगह के ऊपर दिन है, तो वो 24/7 सर्विसेज जो है वो अवेलेबल रहती हैं, या जो उनका काम है वो चलता रहता है। वर्चुअल टीम्स इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं उसके फ़ायदे के। फॉर एग्जांपल, उनको टाइम और पैसा बचता है कि उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो है वो एम्प्लॉयज़ को नहीं लेके जाना पड़ता। कम्युनिकेशन जो है वो ज़रा जल्दी हो रही है आजकल, तो उसकी वजह से भी। तो बजाय इसके कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाया जाए, उनके टूर करवाए जाएँ, तो क्यों ना वहाँ पे ही लोकली लोगों को हायर करके तो लो कास्ट किस्म की जो है वो डेवलपमेंट करवाई जाए और फ्लेक्सिबिलिटी रहे काम के अंदर और के टाइम के अंदर। तो इसलिए वर्चुअल ग्रुप्स जो हैं वो लोगों के बनाए जाते हैं। लोअरिंग कास्ट बिकॉज मैनी वर्चुअल वर्कर्स डू नॉट रिक्वायर ऑफिस स्पेस और सपोर्ट बियॉन्ड देयर होम ऑफिसेस। तो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग मोर एक्सपर्टाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाय हैविंग टीम मेंबर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब वर्किंग एनी टाइम ऑफ डे और नाइट। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है, डिफरेंट स्किल सेट के एक्सपर्टी के लोग जो है वो हायर किए जा सकते हैं मुख्तलिफ जगहों से, वो अपनी अपनी जगहों के ऊपर बैठ के जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इंक्रीजिंग द वर्क लाइफ बैलेंस फॉर टीम मेंबर्स बाय एलिमिनेटिंग फिक्स्ड ऑफिस आवर्स एंड द नीड टू ट्रैवल टू वर्क। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है कि उन्हें अपने घर से बैठ के अपनी इन्वायरमेंट के अंदर रह के भी वो काम कर रहे हैं, उनका जो एक्स्ट्रा टाइम आने जाने का है वो भी बच रहा है। तो इस तरह से ये वर्चुअल टीम के हवाले से जो है वो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। जहाँ पे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जो एक बंदा जहाँ पे वो एक टीम के अंदर नहीं काम कर पा रहा, या वो फिजिकली वहाँ पे उस एनवायरनमेंट पे नहीं है, तो उस तरह से उसकी कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर गैप रहता है, आइसोलेट हो जाता है वो टीम मेंबर के, वो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर बाज़ का तो वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता। इसके अलावा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है, लोग
लोगों की बॉडी लैंग्वेज वो नहीं देख पा रहे, जो इसके अलावा नॉन वर्बल किस्म की कम्युनिकेशन है उसको वो नहीं समझ पा रहे। बाज़ का लोग जो है वो ज़्यादातर अपनी बॉडी से या जेस्चर से ही समझा लेते हैं अपनी बात को, अगर वो बहुत अच्छे स्पीकर नहीं भी हैं किसी एक खास लैंग्वेज के। तो इससे वो जो रिलेशनशिप है और जो वो ट्रस्ट है वो नहीं बन पाता लोगों के बीच में। तो ये भी एक इशू रहता है। फिर इसके बाद रिड्यूसिंग द एबिलिटी फॉर टीम मेंबर्स टू नेटवर्क एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनफॉर्मली, कि वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क नहीं कर पाते, हैंगअप्स नहीं उनके होते, तो वो उस तरह से पर्सनली एक दूसरे को नहीं जान रहे होते, उस तरह दोस्तियां नहीं बनती, उतने अच्छे वो जेल अप नहीं होते आपस में। तो ये भी एक इशू है। इंक्रीजिंग द डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी टू अकम्प्लिश वर्क, तो ये भी एक इशू है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है, तो वो भी हिंड्रेंस हो सकती है, बजाय इसके कि जो काम आप फिजिकली भी पास का उसकी बजाय कर सकते हैं। तो इसके अलावा वो कहता है कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो कि हेल्प वर्चुअल टीम सक्सेस, इंक्लूडिंग टीम प्रोसेसेस, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, लीडरशिप स्टाइल एंड टीम मेंबर सिलेक्शन। तो इस तरह के मुख्तलिफ दूसरे भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप मतलब देख सकते हैं कि टीम प्रोसेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, लीडरशिप के जो है वो स्टाइल किस तरह से इफेक्ट करती है उन्हें, वर्चुअल टीम्स को, ट्रस्ट के क्या इश्यूज होते हैं उनके बीच में। तो ये मुख्तलिफ किस्म के डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें। और फिर जो ट्रेंड के अंदर ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ग्लोबली, उसके अंदर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है। एजाइल मीन्स बीइंग एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली, एजिलिटी, तेजी से मूव करना। बट सम पीपल फील द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट as they have seen it used does not allow people to work quickly or easily, के बाज़ का जो कहते हैं कि they have seen it used does not allow people to work quickly or easily, कि उस तरह से तो जल्दी जल्दी वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन इसको वर्क जो फेजेस हैं उसके अंदर समहाउ इसको इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर उस तरह से कहते हैं कि जल्दी जल्दी आप मूव क्विकली नहीं कर सकते, इसकी अपनी रूटीन्स होती हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे डेवलपमेंट का कुछ पार्ट है या इस तरह के जो डिफरेंट फेजेस हैं उसके अंदर ये जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। अर्ली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफन यूज अ वाटरफॉल अप्रोच, जो ट्रेडिशनल किस्म की थी जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं, तो वो थी एज टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स द अप्रोचेस वाज ऑफन डिफिकल्ट टू यूज बिकॉज रिक्वायरमेंट वर अननोन और कंटिन्यूसली चेंजिंग। खास तौर पे जब इस तरह की सिचुएशन होती थी कि तेजी के साथ चेंज हो रही है रिक्वायरमेंट, या वो अननोन है, अभी पता नहीं है कि क्या चाह रहा है कस्टमर, क्लाइंट, रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर बस आप इनिशियल स्केच बना के चीज़ों को डेवलप करना शुरू करते हैं एजिलिटी में। एजाइल टुडे मींस यूजिंग अ मेथड बेस्ड ऑन इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इन व्हिच रिक्वायरमेंट्स एंड सॉल्यूशंस इन्वॉल्व थ्रू कोलैबोरेशन। यहाँ पे आपकी कंटिन्यूस कोलैबोरेशन रहती है, जो चीज़ें बनवा रहा है और जो चीज़ें बना रहे हैं वो कोलैबोरेशन के अंदर काम कर रहे हैं। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह के ऊपर ही ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको आपके लिए यूज़फुल हो। तो बाज़ का इसका कहीं पे इसका फ़ायदा होता है, कहीं पे ये सेंस बनाती है, कहीं पे ये सेंस नहीं भी बनाती। Many seasoned experts in project management want people not to fall for the hype associated with agile। आज से कुछ अर्सा पहले तक इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी कि सारे लोग ही जो है वो एजाइल की तरफ मूव करना शुरू हो गया था कि जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट किया जाना चाहिए, या ये वाले जो लाइफ साइकिल है ये ज़्यादा शायद सूट करता है, ये जल्दी से चीज़ें बन जाती हैं। कहते हैं कि हर जगह के ऊपर ये चीज़ सूटेबल नहीं भी होती, ये सिर्फ वहीं पे है जहाँ पे चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो, टाइम कम हो, या इस किस्म की जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट हो, तो फिर आपको एजाइल की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे लॉरी वार्ड ने कहा था, जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है एएसआई इंटरनेशनल के अंदर, एजाइल विल बी सीन फॉर व्हाट इट इज एंड इट इज नॉट, कि इसको देखा जाएगा कि एजाइल है किस चीज के लिए और किस चीज के लिए ये नहीं बना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन embracing agile software and product development approaches will continue to grow while being faced with the challenge of demonstrating
रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट थ्रू एजाइल एडॉप्शन, कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना हो कि आप कितना लगाएंगे, कितना आपको उसका फ़ायदा होने जा रहा है, इस किस्म की चीज़ें जो है वो एजाइल एडॉप्शन के अंदर पॉसिबल नहीं होती। जबकि जो ट्रेडिशनल किस्म के लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए क्लियर होती हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, आपको पता हो टेंटेटिव सा कि इसके ऊपर कितना टाइम, कास्ट, बजट आएगा और इसका स्कोप कितना बड़ा होगा। तो वहाँ पे आप रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एजाइल टाइप की चीज़ों के ऊपर आप नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको बिजनेस स्ट्रेटजी पे यहाँ पे ये वाली काम नहीं करती। जो एजाइल प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके अंदर शुरू में कहते हैं कि इसको फरवरी 2001 के अंदर अ ग्रुप ऑफ 17 पीपल जो कि अपने आप को एजाइल अलायंस डेवलपमेंट कहते थे, तो उन्होंने कुछ एक इसका मैनिफेस्टो जो है वो डेवलप किया था एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो उस मैनिफेस्टो को उन्होंने कहा, उनकी स्टेटमेंट थी कि वी आर अनकवरिंग बेटर वेज ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट एंड हेल्पिंग अदर्स टू डू इट। थ्रू दिस वर्क वी हैव कम टू वैल्यू, कि यहाँ पे हम जो है वो ज़्यादातर वैल्यू को देखते हैं कि चीज़ों की क्या है, ना कि ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन टाइप के अंदर या इस तरह की जो फॉर्मल टाइप की मेथोडोलॉजीज हैं उसके अंदर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि चीज़ों को करना कैसे है, डायरेक्टली बस करें उसको। तो उसके लिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था उसको वो कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया ये अगले 4 पॉइंट्स के अंदर। इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स, इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं और उनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली, कि एक प्रोसेस्ड वे में, मैथोडोलॉजिकल वे में, या आपने टूल्स की मदद से ही सिर्फ इंटरेक्शन करनी है, नहीं बल्कि इनफॉर्मल वे में लोगों के साथ मिला जाए, टीम्स की सूरत में कलेक्टिवली उसके ऊपर डिस्कशन हो और वो डेवलपमेंट की जाए वहां पे बैठ के। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, वो कहते हैं कि ये गैर जरूरी है कि आप हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करते रहें और एक एक चीज को आप जो है वो लिखना शुरू कर दें, बजाय उसके इन चीजों के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इनिशियल भी हो सकते हैं, वो बाद के भी हो सकते हैं, बिटवीन भी हो सकते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंटल काम की बजाय आप बस वर्किंग प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाए, वर्किंग सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस किया जाए। फिर उनका ये क्या था कि कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन, कि आप पहले जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं या जो आपने एग्री अपॉन की चीज़ें, और फिर जब भी उनके अंदर कोई चेंज आ रही है उस चेंज मैनेजमेंट को करने के लिए फिर आप उनको दोबारा कहते हैं कि नहीं, अगर आपको ये चेंज चाहिए तो यहाँ पे फिर यहाँ से टाइम भी इतना ज़्यादा लगेगा इन एक्टिविटीज़ के अंदर, या ये रीडिज़ाइन होने जा रही हैं तो इसका इतनी कास्ट बढ़ जाएगी, एटसेट्रा, इसका स्कोप इतना चेंज हो जाएगा। वो जाहिर है कि फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिव्यू होगा। तो बजाय कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस के इनका ये ख्याल है कि कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन की जाए। जैसे हमने कहा कि इंडिविजुअल्स को देखा जाए, वर्किंग सॉफ्टवेयर की बात की जाए टीम्स के अंदर, और कस्टमर कोलैबोरेशन की बात की जाए कि कस्टमर के साथ डायरेक्टली कोलैबोरेट किया जाए, एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान, बजाय इसके कि एक प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट प्लान उसका बने, उसको एग्री अपॉन किया जाए, वो एक बेसलाइन के तौर पे इस्तेमाल हो आने वाली चेंजेस डेवलपमेंट के लिए, बजाय उसके कि डॉक्यूमेंटल चीज़ें करने की बजाय आप डायरेक्टली जो चीज़ वो मांग रहा है कस्टमर जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड किया जाए, उस चेंज को अकोमोडेट किया जाए। तो ये इनका एजेंडा था। तो इसलिए उन्होंने जो शुरू में जेंटलमैन थे उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह के ऊपर आप एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉलो ही होगी, ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल है, कहाँ पे नहीं है। फिर इसकी जो अगली फॉर्म है इसी के अंदर ही जो इसकी इसी की एक टाइप बनती है उसको हम स्क्रम कहते हैं। कुछ लोग एसोसिएट करते हैं एजाइल को स्पेसिफिक टेक्निक है स्क्रम, लेकिन ये उसी की तरह की एक टेक्निक है, एजाइल की तरह की एक टेक्निक है। तो स्क्रम के अंदर क्या होता है कि ये भी एक लीडिंग एजाइल डेवलपमेंट मेथड है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट किस तरह किया जाना है, जहाँ पे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स या इनोवेटिव स्कोप ऑफ वर्क हो उनका। तो उसके अंदर इसको सबसे पहले जो है वो सबसे पहले
According to Scrum Alliance, Scrum is the leading agile development method for completing projects with a complex innovative scope of work. The term was coined in 1986 in Harvard Business Review study that compared high-performing cross-functional team to the Scrum formation used by rugby teams, कि जहाँ पे rugby teams ने इस किस्म की methodology को terminology को use किया था कि इसको जो एजाइल वे में चीज़ों को डेवलप करना है वो कैसे करना है स्क्रम स्टाइल के अंदर। जो स्क्रम है उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले एक जो प्रोडक्ट ओनर है वो क्रिएट करता है प्रायोरिटाइज विश लिस्ट, जिसको प्रोडक्ट बैकलॉग भी कहते हैं। जो भी प्रोडक्ट का ओनर होता है वो प्रायोरिटाइज एक विश लिस्ट अपनी बनाता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए इसके अंदर। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इससे पहले आप WPS वगैरह बनाते हैं कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हैं जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो। तो इसके अंदर वो क्या करता है, प्रोडक्ट की बैकलॉग बनाता है। फिर इस प्रोडक्ट की बैकलॉग में से प्रोजेक्ट टीम कोई जो छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो स्मॉल चंक होता है इसमें से बैकलॉग का, कोई एक उठा के तो उसको डेवलप करना शुरू करती हैं। तो इसको हम स्प्रिंट कहते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग। तो प्रोजेक्ट टीम क्रिएट स्प्रिंट बैकलॉग, फिर इसमें से वो कोई डिफरेंट चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें उठा के उसके ऊपर वो अपनी प्लानिंग करना शुरू करती हैं और इसको डिस्कस करती हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन छोटे पीसेस को विश लिस्ट में से। और फिर जो टीम्स हैव डेली स्क्रम मीटिंग्स ड्यूरिंग ईच 2 to 4 वीक्स स्प्रिंट। फिर 2 से 4 हफ्तों का स्क्रम एक स्प्रिंट होता है जिसके अंदर उन्होंने उस चीज़ को डेवलप करना है। और फिर हर स्प्रिंट के अंदर डेली स्क्रम्स किए जाते हैं, रोज़ाना मीटिंग होती है उनकी टीम्स की, और फिर जो भी डिस्कशन है उसके हवाले से वो की जाती है। एंड देन फिर जितने भी वो आपके जब भी टीम जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो स्प्रिंट के अंदर लगा लेती है, अपने वर्क को कंप्लीट कर लेती है 2 से 4 हफ्तों के अंदर, और वो हर हफ्ते मिल रहे होते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो स्क्रम मास्टर होता है वो फोकस करता है कि उसकी टीम का जो गोल है वो ओवरऑल है क्या, जिसके बाद स्प्रिंट के बाद एक पोटेंशियली शिपेबल या एक रेडी टू हैंड जो प्रोडक्ट है कस्टमर को देने के लिए वो बन जाती है, जिसको वो स्टोर के अंदर शेल्फ के अंदर डाल सकते हैं या कस्टमर को दिखा सकते हैं, स्टेक होल्डर को दिखा सकते हैं कि ये एक नई इंक्रीमेंट जो है प्रोडक्ट की बन गई है। और फिर ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता है जब तक वो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होती। फिर नेक्स्ट स्प्रिंट जो है वो शुरू हो जाती है जिसके अंदर फिर एक अगला चंक ऑफ जो विश लिस्ट है बैकलॉग में से वो एक निकाल दिया जाता है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ये तब तक जारी रहता है जब तक वो बन नहीं जाती, या उसकी डेडलाइन नहीं अचीव हो जाती, या बजट ख़त्म नहीं हो जाता, या वो जो माइलस्टोन उसके मेजर करने वाले थे वो नहीं सक्सेसफुली अचीव कर लिए जाते। तो इनमें से जब भी कोई एक पहले मीट हो जाती है हमारी रिक्वायरमेंट, तो फिर उसके बाद हम इसकी जो वर्किंग है उसको स्टॉप कर देते हैं। एजाइल अब अच्छी खासी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बन चुकी है, इसके लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी हो रही हैं इंटरनेशनली। पीएम बॉक ने डिस्क्राइब किया है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर व्हाट शुड बी डन टू मैनेज प्रोजेक्ट्स। एजाइल इज अ मेथोडोलॉजी दैट डिस्क्राइब हाउ टू मैनेज प्रोजेक्ट. Project Management Institute recognizes the increased interest in Agile and it introduced a new certification in 2012 called Agile Certificate Practitioners. उसके लिए अलग से उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है अपना, जिसके मुताबिक इस किस्म की लाइफ साइकिल को फॉलो करते हुए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो सीजन प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं they understand that they have always had the option of customizing how they run the project, but that project management is not easy even with using Agile. ये इतना easy नहीं होता बज़ाहिर जितना ये नज़र आ रहा होता है। तो हर एक प्रोजेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एंड देन इन द लास्ट के आज हमने जो ओवरऑल इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो था कि प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टेक सिस्टम अप्रोच व्हेन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, चीज़ों को एज अ सिस्टम देखें। फिर
उसके ऊपर डिफरेंट हमने फ्रेम्स की बात की कि जो चीज़ों को एक सिस्टमेटिक उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के बाद ये देखना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से काम कर रही हैं, उसके डिफरेंट फ्रेम्स की हमने बात की, स्ट्रक्चरल, ह्यूमन रिसोर्स, पॉलिटिकल एंड सिंबॉलिक की, और फिर हमने स्ट्रक्चर्स की बात की, कल्चर्स की बात की जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर को उनको देखना चाहिए। फिर हमने देखा कि प्रोजेक्ट should successfully pass through each phase of the project life cycle, or project manager need to consider several factors due to the unique context of information technology projects. एंड देन फिर उसको ये भी अवेयर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट आईटी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग और वर्चुअल टीम्स के हवाले से और जो एजाइल डेवलपमेंट के हवाले से वो किस तरह से काम कर रहे हैं। दैट्स इट। जी डिस्कशन एंड हो गई है, अगर कोई बात डिस्कस करनी हो तो आप कर सकते हैं। जी अगर कोई बात डिस्कस करनी हो। जी ऐसा थिंक ग्लोबली। हाँ हाँ, उसके अंदर ये है ना कि आपके पास टीम तो पूरी दुनिया से अगर वो डिस्पर्स्ड काम कर रही है, तो जो आपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, फॉलो उसी को करना है। आपने उनको ग्लोबली सारों को उसको इन्फॉर्म करना है, लेकिन जो आपके रूल्स हैं उसको आपने अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके वहां पे जो भी लाइक जो लेट्स से कम्युनिकेशन मोड है कोई, अब अगर बहुत सारे लोग हैं वो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और आपकी कंपनी इसको फॉलो नहीं कर रही, तो इट डजंट मीन कि उनकी सहूलत के मुताबिक आपने उसके मुताबिक चलना है, लेकिन आपने अपनी कंपनी के अंदर बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो स्टैंडर्ड्स और रूल्स स्पेसिफाई किए हैं आपने उन्हीं को ही फॉलो करवाना है हर सूरत। और अगर इसी तरह से कोई सॉफ्टवेयर है, कोई कम्युनिकेशन का दूसरा, कोई वॉइस ओवर आईपी काइंड का है सॉफ्टवेयर, तो उन सारों के अंदर एक ही तरह से आपने सारों को डील करना है। सर फिर उनकी कम्युनिकेशन में भी बहुत इश्यूज आ जाते हैं, या फिर हम कोई एक नहीं कम्युनिकेशन नहीं, देखिए ना अब जो स्टैंडर्ड उन्होंने फॉलो किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पे कि भी व्हाट्सएप होना चाहिए। अगर तो उनको ये लग रहा है कि हमारी ये जो सॉफ्टवेयर है, लेट्स से अगर उनका वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्राइमा वगैरह या इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या अगर उन्होंने अपना खुद का कोई बनाया हुआ है, उसके अंदर ये मॉड्यूल रखा हुआ है कि वॉइस ओवर आईपी उन्होंने यूज करनी है उसके अंदर, तो यकीनन उसका एल्गोरिथम पर इतना स्ट्रांग इनफ होना चाहिए ना बोलो कि पीछे से। वो लो एंड के ऊपर भी कम्युनिकेशन कर सके। अदरवाइज फिर उनको जो बाकी वहां पे फॉलो हो रहे हैं लोकली, फिर उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्कशन कर रहा हूँ, ना तो बोलो। इसलिए वो अगर ग्लोबली उनकी टीम्स डिस्पर्स्ड लोकेशंस के ऊपर काम कर रही हैं, तो उन्हें एक्ट लोकली ही करना पड़ना है। जी ठीक है सर। और सर वो आपने एक और भी कहा था कि आउटसोर्सिंग या ऑफ शोरिंग का कर देना, यानी कि गुड्स आप कहीं और से ले आओ, इसकी भी थोड़ी गुड और से मतलब है, गुड से मतलब ये होता है ना कि आपने कहीं और से कोई चीज बनवानी है। आउटसोर्सिंग में आप आउटसोर्स करते हैं अपने काम को। लेट्स से जितना भी वेस्ट के अंदर काम हो रहा है ना इस वक्त, जितने भी हेड ऑफिस हैं, फॉर एग्जांपल जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्वीडन और डेनमार्क का, वहाँ की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वॉल्वो है, इकिया है, सैब है, और इवन जो सबसे इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी कंपनी, आईटी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी कंपनी उनकी है, क्या कहते हैं उसको, एरिक्सन। एरिक्सन का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाकी दुनिया के अंदर बन रहा है, ज्यादातर उसकी डेवलपमेंट जो है वो इंडिया चाइना के अंदर हो रही है। वहां पे सिर्फ हेड ऑफिस है उनके। उसकी रीजन ये है कि वहां पे जो टैक्स रेट है और जो वेजेस पड़ते हैं उन्हें और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, उसके अलावा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रिक्वायर्ड है वो बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो वहां पे अपनी इन हाउस जो प्रोडक्शन है वहां पे करेंगे, विद इन कंट्री करें, तो उसके लिए आप उनको चीजें आउटसोर्स करनी पड़ती हैं।
तो वो आउटसोर्स कर देते हैं, किसी और जगह से बनवाते हैं। इसके अलावा वो अगर वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाके बन रही है, किसी दूसरे प्लांट के अंदर बन रही है आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सेम कंट्री, तो उसको वो ऑफशोरिंग भी कहते हैं, किसी दूसरे शोर के ऊपर जाके चीजों का बनना। जी सर, अगर जी आखिरी सर। डिस्कशन ठीक है वो उस चीज़ पे कि अब हम ऑनलाइन काम तो कर रहे हैं, पर आपस में फाइल शेयरिंग और डिफरेंट डिस्कशंस, तो ये ऐसे कोई ग्लोबली एक सॉफ्टवेयर या फिर ऑनलाइन स्ट्रक्चर ही सॉफ्टवेयर का बन जाए, सॉफ्टवेयर एज ऑनलाइन स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बन जाए जिस पे फाइल भी शेयर हो जाए और डिस्कशन भी हो जाए उन फाइल्स के ऊपर ही, उसी फाइल को लेके, यानी कि ऐसा हैं कोई सिस्टम ऑलरेडी हो। बने हुए हैं। जी जी हैं, लोगों के पास है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी यही यूज करती हैं, बैकएंड के ऊपर उनके पास ये सारे टूल अवेलेबल हैं। किसी ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवाए हुए हैं, अपनी रिक्वायरमेंट दी है, उसके मुताबिक अब उन्होंने चीजें बनवाई हुई हैं, कुछ पहले से प्री बिल्ड चीजें भी यूज कर रहे हैं अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, प्रोप्राइटरी बेस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट के अपने हैं, ये सैप वगैरह ने बना के दिए हुए हैं, आईबीएम के अपने हैं, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट से। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी। जी सर, मैं इसलिए आपसे पूछा था सर कि दोबारा मीटिंग ज्वाइन करनी है। सॉरी काउंटिंग सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा लाइट का बड़ा इशू जा रहा था, जो जब भी इशू आपने जा रहा था स्क्रीन बच्चे खोली। आप मैं तेरे सामने नहीं खाती, तू भी खा ला। चीज रखा तेरे घर है। दिस इज डैडी, से व्हाट यू डू, से व्हाट यू डू। जा पर ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ। मैं भी यही कह रहा हूँ जो कह रहा है वो ਇਹਨੇ करो। ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, मुझे भी ले, मेरी लेके ਚੁੱਪ आओ। ਕਰ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, चल मैं चुप भी ला कर देता रहे हूँ। मुझे भी ला दो। मैं अगले तार तक कह दिया ना, कुछ भी मेरे से पैसे लेके लेके नहीं, आओ। मैं नहीं लेके आना, मैं थोड़ा ना, मेरे उत्ते कोई दर्द होने नहीं, मैंने बड़ी लत्ता मैं उधर छुट्टू पढ़ना है। मैं पढ़ाना बस गर्मी लग रही है मुझे। शांत है। पापा से हमको लेके